हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वागत है हमारी इस मास सीरीज में जो हमने एकदम आपके लिए निःशुल्क चला रखी है। उसका मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि आपको जो भी हमारी तरफ से जो भी गाइड हेल्प बन सकती है वो हम दे रहे हैं, ताकि आपकी पढ़ाई है वो बहुत ही स्ट्रेटजिक टू द पॉइंट और मजबूती से हो। इसी संदर्भ में हम दोस्तों आपके साथ पॉलिटी डिस्कशन कर रहे थे, और पॉलिटी की बहुत बड़ा चीज़ें हैं उसमें आपको बता दिया गया था। बहुत सारी वीडियो हमारे पास पहले अवेलेबल थी, इसलिए हमने उनको अपलोड कर दिया, क्योंकि टाइम के अभाव की वजह से कुछ वीडियो में नए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। लेकिन अब हम पॉलिटी के कुछ अब एकदम अपडेटेड वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इम्प्रूवमेंट करेंगे। और इसके अलावा इसमें बेसिक से जो चीज़ें हमने डिस्कशन की है, इसमें कुछ फैक्ट है उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। उनको भी कुछ फैक्ट हो सकता है कि मैंने इसमें अपने नोट्सों में नहीं लिखे हैं, तो उन फैक्टों को भी आपको हम बता दिया जाएगा, ताकि आपकी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी स्टेट पीसीएस के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी मजबूत हो सके। दोस्तों, अभी हम संसद पढ़ रहे थे, और संसद आपका एक कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, हर जगह क्वेश्चन संसद से पूछे जाते हैं। तो पार्लियामेंट टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है, और पार्लियामेंट टॉपिक में हम बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, फैक्चुअल चीज़ें भी देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें भी देख चुके हैं। यदि उनमें से आपके किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। उसका कोई कमेंट है हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे जो भी कमेंट करें, जो भी डाउट आपसे पूछना चाहते हैं, उसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सारे डाउट कमेंट बॉक्स में पूछें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो आंसर राइटिंग का है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। कई दोस्त क्या है, पर्सनली मैसेज करते हैं। पर्सनली मैसेज करना ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो मैं मैसेज ना देख पाता हूँ, और पर्सनली मैसेज करना, क्योंकि उससे इतने लोगों के मैसेज आ पाते हैं तो वो उनको रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है इसकी वजह से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मैसेज करें वो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी रहता है हमेशा। इसलिए तो आज हम एक टॉपिक है जिसको देखते हैं, तो आप आराम आराम से चीज़ें देखना है, एक एक चीज़ को करेंगे हम डिस्कस। आज हमारा टॉपिक है जो संसद, हम अभी हम पढ़ रहे थे, यहाँ संसद पढ़ रहे थे, और संसद में हम बहुत सारी चीज़ें पहले देख चुके हैं कि संसदीय शासन प्रणाली को हमने क्यों अपनाया। इसका क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली है क्या है, आखिरकार है क्या चीज़ ये। ये भी हमने देखा, एक एक चीज़ को, इसको भी हम अच्छे से जान के आए, समझ पाए। इसके अलावा हमने संसदीय, एक होती है, इसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म, ठीक है ना। ये तो होती है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक होता है आपकी अध्यक्ष शासन प्रणाली, और इसमें मैंने आपको बताया होगा ये होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों के बारे में हमने आपको पहले बेसिक से बता दिया था, इन दोनों में क्या क्या चीज़ है, क्या अंतर है, क्यों अमेरिका ने अपने अध्यक्ष शासन प्रणाली को अपनाया, क्यों हमने हमारी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इनको लेकर के कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली का अध्यक्ष रूप, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम की अगर बात करें तो इसको भी हमने अच्छे से डिस्कशन किया है। बहुत बेसिक से आपको चीज़ें बताई कि जब पीएम पावरफुल होता है तो कैसे हमारा संसदीय शासन प्रणाली है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो कैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बदल जाता है। इसके बाद आपको पता है कि संसदीय शासन प्रणाली में कुछ दोष भी थे। 1989 से लेकर के अगर हम बात करें 2014 तक, भारत की जो शासन प्रणाली है अगर हम बात करें तो राजनीतिक रूप से ये अस्थिरता रही है, राजनीतिक अस्थिरता रही। और इस राजनीतिक अस्थिरता की वजह से दोस्तों हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली। देश का विकास है ना, उसमें बहुत सारी बाधाएं आई, और जो पावर पॉलिटिक्स है इसमें पैसे, फ्रॉड, इसमें खरीद फरोख्त, ये बहुत सारी चीज़ें जब जॉइंट सरकार आती है तो बढ़ती है। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है जॉइंट सरकार में। तो इसकी वजह से जो अलायंस सरकार थी, इसकी वजह से जब ये लगातार, एक तो सरकार अस्थायी रहती है, टेम्परेरी रहती है, बार बार चुनाव करवाने पड़ते हैं, अनावश्यक खर्चा हो रहा था। इन्हीं चीज़ों की वजह से इसमें क्या हुआ था कि
89 से लेकर के जब 2000 तक लगातार सरकारें गिर रही थी, तो हमने एक कमीशन की स्थापना की। हर कोई जानता होगा वेंकट चलिया आयोग, और उससे ये पूछा गया कि भाई संसदीय शासन प्रणाली, हालांकि वेंकट चलिया आयोग ने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन उससे एक वैसे ही पूछने की एक मुद्दा आया था कि भाई संसदीय शासन प्रणाली की जगह क्यों ना भारत को अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनानी चाहिए, क्योंकि तो वह स्थायी रहेगी, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो दिक्कत ये आई। तो उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ये 19 के दशक की बात है, मतलब ये लगभग 1998 से 93 की बात है, 1978 और 1917 सॉरी 1989 के बाद तो पहली बार जॉइंट सरकार बनी। तो 1998 और 1999 में जब सरकारें लगातार गिर रही थी, उस समय बोला गया था कि हमें संसदीय शासन प्रणाली से अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनानी चाहिए। लेकिन तत्कालीन प्रधान की विवाद बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था उस टाइम, बहुत ज़्यादा कमेटियां बनाने के प्लान थे, कमीशन बनाने के प्लान थे कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिव्यू किया जाए, उसमें कोई कमी। लेकिन दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली हो या अध्यक्षीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली में कोई कमी नहीं होती। कमी होती है कि शासन प्रणाली को संचालन करने वाले लोग, चाहे अध्यक्षीय शासन प्रणाली बनाएंगे तो उसमें भी अगर कोई व्यक्ति गलत व्यक्ति चुना गया तो तानाशाही बढ़ जाएगी। तो तत्कालीन प्रधान जो राष्ट्रपति थे, KR नारायण थे हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति, उसने स्पष्ट शब्दों में लोकसभा में एक जॉइंट सेशन था उसमें बात बोली, संसद का जो जॉइंट सेशन था उसमें एक बात बोली कि भाई सांसदीय प्रणाली हो चाहे अध्यक्षीय प्रणाली हो, प्रणाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिस्टम कौन सा बना रहे हैं, असली सिस्टम, असली जो इफेक्ट पड़ता है वो है उस सिस्टम में शामिल लोग। यदि सिस्टम में शामिल लोग सही होंगे तो कोई भी शासन प्रणाली हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब जाकर के विवाद थोड़ा कम। तो हम संसद में पढ़ रहे थे और उसमें आज हम देखेंगे लोकसभा को। दोस्तों बेसिकली लोकसभा में हमने उसकी संरचना देख ली, उसके स्ट्रक्चर को देखा, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को एक बार देख लें, जरूर देखें, तभी जाकर के आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और उन वीडियो को देखने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, प्ले लिस्ट में जाओ और देख सकते हो। बहुत बेसिक से मैंने चीज़ें वहाँ बताई है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो वीडियो काफ़ी पहले रिकॉर्डेड किए गए थे। और अब थोड़ा सा अब नए वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे उसमें, ताकि आपको नए अपडेटेड चीज़ भी बताएं। जो भी आगे के टॉपिक आएंगे मोस्टली हम कोशिश करेंगे आपके साथ नए वीडियो आए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लोकसभा में पदाधिकारी। हालांकि अगर मैं बात करूं तो इनको बोलेंगे हम संसदीय पीठासीन अधिकारी। अब संसदीय पीठासीन अधिकारी की अगर मैं बात करूं, इसमें दो तरह, आर्टिकल 19 में ये बात बोली गई है, आपको पता है, ठीक है। 93 इसमें दो होते हैं, एक हमारी लोकसभा के और एक हमारी राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन। दोस्तों पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो हाउस को क्या करता है, प्रिसाइडाइज करता है, हाउस की अध्यक्षता करता है, उसे बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, इसको बोलते हैं स्पीकर और इसको बोलते हैं चेयरपर्सन। दोनों चीजें, हाँ, राज्यसभा के सभापति को हम आगे देखेंगे, अभी हम लोकसभा को देखते हैं। तो लोकसभा स्पीकर की पूरी स्ट्रक्चर, पूरे इसके कार्य काफी हद तक हमने आर्टिकल 93 के अंतर्गत बताया। तो आर्टिकल 93 है वो लोकसभा के पदाधिकारियों की बात करते हैं, और उसमें से लोकसभा का तीन पदाधिकारी मुख्य रूप से पाए जाते हैं लोकसभा में। तीन हो सकते हैं लोकसभा में, जिनको हम बताते हैं, अभी आपको लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, आपको देख भी रहे होंगे। इसमें दोस्तों एक है प्रोटेम स्पीकर, एक है स्पीकर और एक है डिप्टी स्पीकर। अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, तो इनकी सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को देख लेते हैं, फिर हम स्पीकर पे चलेंगे। आखिर में प्रोटेम स्पीकर आपने आज तक ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, प्रोटेम स्पीकर है वो संविधान सभा से संबंधित सुना होगा। संविधान सभा से संबंधित आप लोगों ने प्रोटेम स्पीकर है उसके बारे में सुना होगा। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो हमारे पहले उसके प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, ताकि वो संविधान सभा के सदस्यों की बैठक जो है उनकी क्या दिला सके, उनको शपथ दिला सके। तो दोस्तों उसी प्रकार का प्रोविजन हमने संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किया है। इसका कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों लोकसभा एक तो अस्थायी सदन है, आपको पता है, ये भंग भी हो जाती है और हर 5 साल में इसका चुनाव भी होता है।
जबकि राज्यसभा में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, राज्यसभा परमानेंट सदस्य होती है। तो लोकसभा क्या है आपको पता है, ये लोकसभा है वो अस्थायी होती है। अब अस्थायी दो कारण से हो जाती है, एक तो इसको अगर डिजोल्व कर दे, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा वो, और एक इसका कार्यकाल समाप्त हो जाए। दो समय पर ये लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है लोकसभा, इसलिए लोकसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं। जब लोकसभा अस्थायी सदस्य हो जाती है तो लोकसभा भंग होती है, तो ऑब्वियसली इसके सारे सदस्य भी भंग हो जाते हैं, कोई इसका सदस्य नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में कोई इसका सदस्य नहीं रहता। जब नए सदस्यों का चुनाव होता है तो दोस्तों नए सदस्यों का चुनाव होता है तो देखो दो चीजें, जब कोई कैंडिडेट चुनाव जीत गया लोकसभा का, तो इसको एक सर्टिफिकेट उसी दिन इलेक्शन वोटिंग का रिजल्ट आता है, उस दिन इलेक्शन कमीशन देता है कि भाई आप इस सीट से चुनाव जीत गए। इसको चुनाव का सदस्य, ध्यान रखना, यहाँ केवल इसको चुनाव का सर्टिफिकेट मिलता है कि आप चुनाव जीत चुके हो, अभी इसको मेंबर की सदस्यता नहीं मिलती, अभी इसको लोकसभा के मेंबर की सदस्यता नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति में मान लें जब पहली बैठक होती है लोकसभा की, पहली बैठक, अगर जब नए नए सदस्य चुन के आए और पहली बैठक होती है तो आपको पता है कि पहली बैठक में कोई भी सदस्य लोकसभा का होता नहीं है, क्योंकि वो तो चुनाव के जीते हुए कैंडिडेट होते हैं, और चुनाव के जीते हुए कैंडिडेट सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते जब तक वो सदन के सदस्य ना बने। तो ऐसी स्थिति में उन सदन के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, ध्यान रखना, शपथ उनको दिलाता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष उस समय होता नहीं, क्योंकि वो भी तो पिछले चुनाव हार चुका होता है, या पिछले चुनाव में वो भी तो सदस्य बन चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में उनको शपथ दिलाने के लिए एक अस्थायी सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, और उसी अस्थायी अध्यक्ष को बोलते हैं हम प्रोटेम स्पीकर। समझ गए ना? तो प्रोटेम स्पीकर का मुख्य उद्देश्य है कि क्योंकि जब तक लोकसभा के सदस्य चुनाव जीतने के बाद उसकी सदस्यता, अगर उसकी मेंबरशिप की शपथ नहीं लेंगे, ऑथ ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, तब तक वो लोकसभा के सदस्य नहीं माने जाएंगे, और तब तक वो सदन की कार्रवाई में भी भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसी, और जब तक वो सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे तब तक वो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो बिना अध्यक्ष के शपथ भी नहीं दिलाना है। तो शपथ दिलाने के लिए हम एक प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था हमने की है, जो एक परंपरा है, ध्यान रखना, ये एक परंपरा है, कहीं संविधान में इतना खास इसका उल्लेख है नहीं। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में आप जान गए होंगे कि ये अस्थायी होता है, और प्रत्येक नई लोकसभा के बाद राष्ट्रपति शपथ दिलाने हेतु सबसे सीनियर सांसद को इसके रूप में नियुक्त करता है। ध्यान रखना, कौन नियुक्त करता है इसको, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और किसके लिए करता है, शपथ दिलाने के लिए। और एक कौन होता है, सामान्यतः ये परंपरा है कि जो सबसे ज्यादा सीनियर पार्लियामेंट्री मेंबर होगा, सीनियर लोकसभा का सदस्य होगा, उसको सामान्यतः इसमें चुना जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना। ठीक है, तो ये था प्रोटेम स्पीकर। और जैसे ही प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है तो जो चुनाव में जीते प्रतिनिधि है वो क्या बात, देखो शपथ दिलाएंगे इनको, और शपथ दिलाने के बाद ये लोकसभा के सदस्य बनेंगे। ध्यान रखें, इनको पहले शपथ दिलाई जाती है और फिर लोकसभा के सदस्य ये बनते हैं। लोकसभा के सदस्य बनाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का रोल अहम होता है। अब बात आती है, प्रोटेम स्पीकर को हमने देखा, अब आती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इनके चीज़ें एक एक देखेंगे, बहुत बड़ा इनका सिलेबस, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और इसमें आपको प्रीलिम्स में सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में, बहुत ज़्यादा आपके मेंस में क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं स्पीकर की भूमिका को लेकर। तो अगर हम बात करें स्पीकर अध्यक्ष, तो सबसे पहले अध्यक्ष की अगर बात करें तो आर्टिकल आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया था 93 में इसके बारे में लिखा गया है। स्पेशली लोकसभा के अध्यक्ष की बात है वो 93 में है, ठीक है ना। और लोकसभा के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है इसके दो चीजें देखते हैं, एक तो होता है इसका निर्वाचन, है ना। तो निर्वाचन अगर देखें तो लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन इसके अपने जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है। ये ध्यान है, जो सदन के सदस्य होते हैं उनके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। और सामान्यतः ऑब्वियसली
लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होगा ऑब्वियसली उसी के पास वोटिंग ज्यादा होगी, तो उसी का कैंडिडेट मुख्य रूप से क्या बन जाता है, लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में बोले कि जिसको कार्यपालिका में बहुमत होता है, जिसको मतलब जो कार्यपालिका जिस सदस्य मतलब सरकार जिसकी होती है सामान्य अध्यक्ष भी उसी दल का बनता है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा में उसको बहुमत होता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई थी ज्वाइंट सरकार के समय, जो यूपीए की सरकार थी, तो ऑब्वियसली जो संयुक्त सरकार होती है उसमें प्रोविजन कई बार लागू नहीं हो पाता, क्योंकि संयुक्त सरकार में अलग अलग दलों का आपको बहुमत लेना पड़ता है, तो हर दल अपनी कंडीशन रखता है। ऐसी स्थिति में कोई दल ऐसा भी हो सकता है जिसको सदन में बहुमत नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो अलायंस में शामिल होता है इस टाइम एक कंडीशन लगा सकता है कि भाई मैं आपके साथ अलायंस में तभी शामिल होऊंगा जब आप मेरे सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चयन करें। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का चयन किया गया और सोमनाथ चटर्जी जो सीपीआई के थे और कांग्रेस की जब सरकार थी अलायंस की, उस समय इसको अध्यक्ष बनाया गया था। तो रीजन क्या था कि सीपीआई ने कांग्रेस को बहुमत दिया था और कंडीशन के अकॉर्डिंग सोमनाथ चटर्जी को उस समय लोकसभा अध्यक्ष बना दिया। तो लोकसभा अध्यक्ष का चयन इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन इसमें एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ ध्यान रखिए कि इसकी जो चुनाव तारीख है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तारीख है, वो चुनाव जो इलेक्शन डेट है वो किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, राष्ट्रपति के ध्यान रखें। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चयन की डेट डिसाइड करता है कि किस दिन आप लोकसभा अध्यक्ष का चयन करेंगे, वोटिंग करेंगे। तो इसकी वोटिंग की डेट कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली ध्यान रखनी। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका कार्यकाल कितना होता है, तो सामान्यतः लोकसभा जब तक बनी रहेगी, लोकसभा के कार्यकाल तक इसका कार्यकाल बना रहता है। लोकसभा के कार्यकाल तक इसका कार्यकाल बना रहता है, लेकिन इसका पद 3 तरीके से ये पद त्याग सकता है। 3 तरीके से। एक तरीका तो आपने देखा होगा लोकसभा का जो व्यक्ति है, अध्यक्ष है, ये सामान्य जब तक लोकसभा बनी रहती है तब तक ये जीवन काल तक उसकी लोकसभा के जीवन काल तक उसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन 3 कारणों से अपना पद त्याग सकता है। एक तो है इसमें खुद त्यागपत्र दे रहे, और त्यागपत्र किसको देता है, ये उपाध्यक्ष को देता है, ध्यान रखना। जो डिप्टी स्पीकर होता है उसको संबोधित करते हुए ये अपना त्यागपत्र देता है। दूसरा है एक कारण यह है कि यह खुद सदन का सदस्य ना रहे। अगर ये खुद ही सदन का सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में इसको सदन की अध्यक्षता नहीं दे सकते। तो दूसरा कारण यह है कि सदन का सदस्य ना रहे। और तीसरा यह है कि इसको पद से हटा दिया जाए। किसके द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा इसको पद से हटा दिया जाए। अब दोस्तों लोकसभा के सदस्य लोकसभा स्पीकर को पद से कैसे हटा सकते हैं, ये प्रक्रिया आपको थोड़ी सी जान लेनी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है, लोकसभा के सदस्य अगर बात करें हम पद नियुक्ति की, तो 3 तरीके से पद नियुक्ति हो सकती है। पहली बात त्यागपत्र के माध्यम से, दूसरी बात कार्य की समाप्ति होने की वजह से, या हम कह सकते हैं सदस्यता समाप्त होने से, और तीसरा है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा हटा जाना। ठीक है, 3 तरीके से इसको हटा सकते हैं। अब लोकसभा के सदस्य को कैसे हटाते हैं दोस्तों, तो इसके लिए प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होती है कि मान लो लोकसभा के सदस्यों को लगता है कि भाई उनका स्पीकर सही से काम नहीं कर रहा, निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करेंगे, एक प्रस्ताव लाएंगे। लेकिन प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व, ध्यान रखना, इसके बारे में उस कैंडिडेट को बताएंगे, लोकसभा स्पीकर को बता देंगे कि भाई हम आपके इन मामलों को ध्यान में रखते हुए आपके विरुद्ध ये प्रस्ताव ला रहे हैं। जैसे वो प्रस्ताव आएगा सदन में कार्रवाई के, जब तक उस प्रस्ताव चलता रहेगा तब तक लोकसभा स्पीकर का रोल एकदम समाप्त हो जाएगा। वो ना तो वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपना रोल नहीं निभाएगा जब उसके विरुद्ध प्रस्ताव चलता है। तो ये प्रस्ताव यदि सदन के जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके इफेक्टिव, ध्यान रखना, इफेक्टिव मेजोरिटी से यदि पास हो गया,
यदि उनकी ध्यान रखना प्रभावी बहुमत से अगर पास हो गए, ध्यान रखना प्रभावी बहुमत से यदि पास हो गया तो लोकसभा अध्यक्ष को हटना पड़ता है। यानी कि लोकसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष को इफेक्टिव मेजोरिटी के माध्यम से उसके पद से हटा सकते हैं। अब देखिए याद है इफेक्टिव मेजोरिटी होती क्या है दोस्तों। मेजोरिटी के कई टाइप होते हैं। एक होती है सामान्य मेजोरिटी। सामान्य मेजोरिटी का मतलब है कि उस दिन सदन में जितने सदस्य उपस्थित थे और जिन्होंने वोटिंग की, मान लें किसी दिन सदन में 300 सदस्य थे और 300 ने वोटिंग की, तो इनका बहुमत बस, यानी कितना होगा 151। ठीक है, मान लें किसी दिन हो सकता है 250 भी हो, किसी दिन 2 से भी हो। तो जो उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका बहुमत होता है सामान्य बहुमत। लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी अलग होती है। ये आप देख लेना, कई बार गलत कर देते हैं। वहाँ जब भी आप फ्री के क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें शब्दों को जरूर पढ़ना। इफेक्टिव मेजोरिटी शब्द लिखा होना चाहिए या प्रभावी बहुमत लिखा होना चाहिए। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब टोटल मेंबर, ठीक है ना, टोटल मेंबर माइनस वैकेंसी बटे 2 + 1। आपको ये तो पता है कि टोटल मेंबर हमारे लोकसभा में कितने 543, और वैकेंसी मतलब कोई ने त्याग, किसी सदन ने त्याग पत्र दे दिया, किसी सदस्य की डेथ हो गई, तो उसकी वजह से जब तक चुनाव नहीं करवाए तब तक वो सीट खाली रहती है। तो उस सीट को खाली मतलब 4 मतलब 3 सीट खाली है तो उसको घटा देंगे, फिर 2 से डिवाइड बहुमत निकालेंगे, फिर बटेगी। तो यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी बहुत बड़ी बात होती है। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब एक तरह से लोकसभा के बहुमत होता है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी में यानी कि टोटल सदस्य माइनस वैकेंसी डिवाइड बाई 2 + 1, ये इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। अब सॉरी, अब टोटल सदस्य 543 है, मान लो 3 सीट वैकेंट है, तो कितना है 540 बटे 2 + 1 यानी कि 271। 271 सदस्य जब लोकसभा के सहमत हो जाएंगे तब जाकर के वो पास होगा। तो इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष को हटा पाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इसको स्वतंत्रता दी गई है कि ताकि इसको आसानी से कोई हटा ना सके। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव देखा अभी तक हम, और चुनाव देखते टाइम हमने ये भी देखा कि कब 3 स्थितियों में इसका पद कैसे खाली हो सकता है। इसके अलावा हम एक चीज़ और देखेंगे, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब लोकसभा को यदि विघटन किया जाए, ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति द्वारा इसको डिसॉल्व किया जाए, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, ध्यान रखना, वो नई लोकसभा के गठन तक अपना पद धारण करता है। ध्यान रखना, विघटन होने की स्थिति में लोकसभा स्पीकर अपना पद नहीं छोड़ता। जब तक नई लोकसभा गठन होगा तब वो अपना सदस्य अपना पद छोड़ेगा। ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखनी। और एक चीज है कि जब प्रस्ताव अगर इस पर चल रहा है, जब इसके विरुद्ध प्रस्ताव विचाराधीन है सदन में, जो मैंने पढ़ा था, तो उस टाइम इसके पास लिमिटेशन होती है। एक तो देखो, ये जो इसका जो समान बहुमत के टाइम पर बराबर वोटिंग आने पर ये वोट करता है, उस टाइम में वोटिंग नहीं करेगा, ठीक है ना। दूसरी बात ऐसी, उस टाइम इसको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन अध्यक्ष के रूप में इसका रोल काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। और अध्यक्ष का रोल अभी हम देखेंगे, अध्यक्ष का रोल क्या है। तो अभी तक हमने अध्यक्ष को देखा, अध्यक्ष का चुनाव देखा, और अध्यक्ष की नियुक्ति और पद नियुक्ति, मतलब पद से पद नियुक्ति कैसे की जाती है, उसको पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है, उन 3 चीज़ों को यदि हमने अभी यहाँ देखा तो फ्री के फैक्ट बहुत सारे बन जाते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अब बनेगा कि लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं शक्तियाँ क्या है। लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या अधिकार है और क्या क्या शक्ति है, यहाँ से क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं और मेंस में आते हैं। देखो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इनको देखो ऐसे हैं, थोड़े मुद्दे वाले लिखेंगे ना, तब आपको मजा आएगा, तब आपके नंबर अच्छे आएंगे कि उसकी प्रशासनिक शक्तियाँ क्या है, उसकी अर्ध न्यायिक शक्तियाँ क्या है, ठीक है ना, उसका सदस्यों का निलंबन क्या है, निर्णायक मत क्या है, सदन का संचालन किस तरीके से करता है, इनके रूप में लोकसभा अध्यक्ष अपना रोल निभाता है। अब इनमें से हम एक एक को देखते हैं, एक एक को देखें। सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष का रोल बहुत ज़्यादा रहती है। उसमें एक सबसे पहले एक लोकसभा अध्यक्ष है, उसका एक कहता है प्रशासनिक शक्तियों के रूप में। तो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के रूप में यदि हम काम करें तो देख ध्यान रखना, एक तो लोकसभा यदि विकसित हो जाती है उसके बावजूद भी अपने पद पर बना रहता है, ये का एक अधिकार क्षेत्र है। लोकसभा सेक्रेटरीट का एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड है यही होता है, लोकसभा सेक्रेटरीट होता है, आपको पता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ही है। और लोकसभा सेक्रेटरी का जो जनरल सेक्रेटरी है उसकी नियुक्ति भी लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। ये बेसिकली आपको एक बार ध्यान रखना है ना। तो
अगर आपको जब भी लोकसभा स्पीकर के बारे में चीज़ें पढ़नी है तो लोकसभा स्पीकर की जो शक्तियाँ हैं उनको मुद्दे वाई आपको लिखना है। एक मुद्दा भाई ये होगा, लेकिन इससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, इसकी शक्तियों का स्रोत क्या है। स्रोत तो दोस्तों एक तो इसका संविधान है, क्योंकि संविधान ने इसको कई अधिकार क्षेत्र दे रखे हैं। एक है संसदीय कानून, क्योंकि संसदीय कानूनों में इसको बहुत सारी चीज़ें, और एक है परंपरा जो पहले से चली आ रही है। 3 आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को शक्तियाँ मिलती है, ठीक है ना। और लोकसभा अध्यक्ष की अब शक्तियों को देखेंगे हम। प्रशासनिक शक्ति मैंने आपको पहले बता दी। प्रशासनिक शक्ति के बाद इसकी एक शक्ति होती है अर्धन्यायिक शक्ति। अर्धन्यायिक शक्ति की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली दल बदल कानून का उल्लंघन करने पर अंतिम निर्णय कौन देता है, ध्यान रखना, अंतिम निर्णय कौन देता है, अंतिम निर्णय कौन देता है, स्पीकर देता है। और जब ध्यान रखना, लोकसभा स्पीकर जब दल बदल कानून के मामले पर डिसीजन देता है उस समय उसकी जो शक्ति होती है वो क्वासी जुडिशियल होती है, अर्धन्यायिक होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी, तो इस आधार पर उसको अर्धन्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। और इस आधार पर उसको बहुत सारी है। वो क्या करता है, किसी सदस्य को बर्खास्त भी कर सकता है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल है 2006 में सोमनाथ चटर्जी ने, जो सोमनाथ चटर्जी थे बहुत जबरदस्त लोकसभा स्पीकर थे, ये एकदम बहुत बढ़िया से इसने अध्यक्षता की थी। लोकसभा स्पीकर की जो मर्यादा है उसको सही ढंग से बना के रखा इसने। तो सोमनाथ चटर्जी ने 11 सदस्यों को पैसा लेकर प्रश्न पूछने वाले आरोप में, आपको पता है कि सदन की सदस्य कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, वो पैसा लेकर के पूछते हैं। तो पैसा लेकर के सदस्यों ने क्वेश्चन पूछा और इससे क्या है कि संसदीय मर्यादा है उसका भंग हुआ, और संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करने के आरोप में इनको बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई बार लोकसभा के सदस्य हैं, अभी हाल ही में कुछ कांग्रेस के सदस्य थे, कृषि कानून के बिल को लेकर के आए थे। उससे पहले विभिन्न प्रकार के अभी सीपीआई के सदस्य थे। तो इनको सदन की कार्रवाई में अगर ये बाधा डालते हैं तो इनको बर्खास्त कर सकता है लोकसभा स्पीकर, ठीक है ना। इसके अलावा सदन के जो सदस्य हैं उनको निलंबन भी, सस्पेंड भी कर सकता है कि भाई एक सेशन में, एक दिन में, 2 दिन सदन में नहीं आ सकते। तो ये संचालन में अगर कोई बाधा डाल रहा है, संसद की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है और विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, ऐसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर सदस्यों को क्या कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है, उसके पास फुल अथॉरिटी होती है। इसके अलावा एक इसका रोल होता है निर्णायक मत। निर्णायक मत का मतलब यह है कि नॉर्मली सामान्य प्रक्रिया में ये सदन की जो वोटिंग है उसमें भाग नहीं लेता, क्योंकि उस खुद का लीडर होता है, अध्यक्ष होता है। लेकिन यदि मान लें किसी बिल पर, किसी प्रस्ताव पर 50+50 दोनों तरफ से बराबर वोट आए, तो ऐसी स्थिति में ये डिसीजन देने के लिए ये अपना वोट देगा और जिस पक्ष में इसका वोट जाएगा वही पक्ष चुना जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर इसका एक डिसीजन वाला जो ये वोटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसका यूज सामान्यतः नहीं होता। इसके अलावा सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। सदन की कार्रवाई का संचालन करते टाइम क्या है कि देखो, एक तो सबसे पहले यह है कि जो कोरम है उस कोरम के अभाव में भी अगर मान लो कोरम पूरा नहीं है, अगर सदन का कोरम पूरा नहीं है, कोरम को पूरा करने के लिए सदन के टोटल सदस्यों का 1/10 होना जरूरी है। तो पूरा नहीं है तो सदन की कार्रवाई को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। इसके अलावा दूसरा काम ये है, ध्यान रखना कि सदन के नियम, प्रक्रिया, उन सब का निर्धारण ये खुद करता है। इसके अलावा एक काम है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो धन विधेयक का जो वेरिफिकेशन है वो कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। इसके अलावा इसके रोल और भी है। इसका रोल एक ये है कि जो हमारी सदन की कार्रवाई है, जो सदन की कार्रवाई के लिए जो विभिन्न प्रकार की संसदीय समितियां बनाई हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति में भी इसका रोल रहता है। सदन की कार्रवाई को गुप्त करना है उसमें भी इसका अधिकार होता है कि ये सदन की कार्रवाई को गुप्त कर सकता है। इसके अलावा सदन को स्थगित कर सकता है। सदन के सेशन है जो उसके सेशन है उनको अनंत काल तक स्थगित कर सकता है। ध्यान रखना, सेशन को समाप्त करना का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन सेशन को पोस्टपोन्ड करना का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ये भी चीज ध्यान रखना। इसके अलावा 10वीं अनुसूची का मैंने बता दिया। और ये इसके अलावा जो संसदीय समूह होते हैं, ध्यान रखना, एक आपने सुना होगा संसदीय समूह। तो संसदीय समूह होते हैं, संसदीय समूह मतलब विभिन्न प्रकार की जो देश होते हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ के जो पार्लियामेंट के जो लीडर है, सदस्य है, वो इस समूह में आकर के पार्लियामेंट्री मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं। तो संसदीय समूह में भी ये भाग ले सकता है। भारत की ओर से संसद का रिप्रेजेंटेशन विदेशों में ये करता है। इस आधार पर
लोकसभा स्पीकर का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों इसकी ये चीज़ें आपको एक एक दे धन विधेयक में, दल बदल कानून में इसका रोल क्या क्या रहता है। तो लोकसभा स्पीकर काफ़ी आधार पर महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है, लोकसभा स्पीकर 3 समितियों की अध्यक्षता भी करता है, ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष है, ये समितियों की अध्यक्षता भी करता है। अब इसमें समिति कौन सी है? 3 समितियां हैं, इनका नाम ध्यान रखना। एक तो कार्य मंत्रणा समिति है ना, और एक है नियम समिति, और एक है दोस्तों इसमें सामान्य प्रयोजन समिति। तो ये 3 समितियां इनकी अध्यक्षता करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर का रोल बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए दोस्तों लोकसभा स्पीकर को एक बार अच्छे से आप कर लें। अब इसके बाद एक चीज और आती है, जो इसमें पॉइंट शायद लिखा नहीं है, मैं उसको आपको बताता हूँ कि लोकसभा स्पीकर का जब रोल इतना महत्वपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि सदन की कार्रवाई सब चीज़ है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। लोकसभा स्पीकर है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के रूप में भी काम होता है, निर्णय देने में भी इसकी भूमिका रहती है। और इतना ही नहीं, सदन के जो सदस्य हैं उनको हटा भी सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें लोकसभा स्पीकर को थोड़ा उसके पद को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए। तो इसके लिए हालांकि कुछ प्रोविजन तो है, लेकिन ज़्यादा सफल हो नहीं पाते, क्योंकि सामान्यतः बहुमत प्राप्त दल का सदस्य वो लोकसभा स्पीकर बनता है। ऐसी स्थिति में वो सदन की बजाय अपने राजनीतिक पार्टी उसकी तरफ ज़्यादा झुका रहता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो लोकसभा स्पीकर की जो अध्यक्ष है उसकी निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता के लिए कुछ प्रावधान है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए क्या क्या प्रावधान है हमारे पास अभी, और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्ष, लोकसभा अध्यक्ष वो पार्टी हित ज़्यादा देखता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि उस पद की गरिमा का वो हनन कर देता है, और ये ज़्यादा आपने देखा होगा, ये बहुत जगह आपने देखा होगा, कर्नाटक का इशू देखा होगा, एमपी का इशू, गोवा का इशू। ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हितों को ज़्यादा ध्यान दिया। तो इसलिए बोला जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हमने कई चीज़ की भी है। तो क्या क्या प्रोविजन की है ताकि इसकी स्वतंत्रता बनी रहे? एक तो यह है कि इसका कार्यकाल फिक्स है कि भाई जब तक नई लोकसभा का गठन होकर नहीं आएगा तब तक ये अपने पद धारण करेगा। और ध्यान रखना दूसरा, इसको हटाने की प्रक्रिया जटिल है, सामान्य बहुमत नहीं बल्कि इफेक्टिव मेजोरिटी। और मैंने आपको बता दिया इफेक्टिव मेजोरिटी बहुत बड़ी बात होती है, आसानी से प्राप्त नहीं होती। तो इसको इफेक्टिव मेजोरिटी से ही हटा सकते हैं। तो एक तो हटाने की प्रक्रिया जटिल है, एक इसका कार्यकाल फिक्स है। जब इसको इन चीज़ों का डर ही नहीं रहेगा कि मुझे आसानी से कोई हटा सकता है, तो ये अपने पद पर निष्पक्ष बना रह सकता है। इसके अलावा इसको जो वेतन भत्ते हैं संसद द्वारा निर्धारित करती है, संसद निर्धारित करे, ध्यान रखना संसद निर्धारित करती है। तो ऑब्वियसली संसद का रोल ज़्यादा रहेगा बजाय सरकार के, तो इससे भी इसकी निष्पक्षता है वो बनी रह सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये सामान्यतः लोकसभा की प्रक्रिया में बिल्कुल भाग नहीं लेता, यानी कि प्रक्रिया से ऊपर रहता है। कोई बिल आया है, कोई प्रस्ताव आया, उसमें बिल्कुल भाग नहीं लेगा, क्योंकि ये खुद उसमें एक जज के रूप में रोल निभाता है। ऐसी स्थिति में खुद भाग नहीं लेगा, इससे इसकी निष्पक्षता बनी रहेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ये खुद वोटिंग भी नहीं करता, सामान्यतः ये किसी मुद्दे पर वोटिंग नहीं करता। ये तो बस एक ही टाइम पर वोटिंग करेगा जब इक्वल वोटिंग हो जाती है। इक्वल वोटिंग के टाइम पर ये क्या करता है, वोटिंग करता है। सामान्यतः खुद वोटिंग नहीं करता, इक्वल रहने की स्थिति में ये मुख्य रूप से वोटिंग करता है दोस्तों। और दूसरी बात, ये काफ़ी सीनियर भी है, ये लोकसभा अध्यक्ष है, सीनियर है। ये कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर इसको पद दिया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर पद होता है। तो इससे इसकी स्वतंत्रता है वो बनी रहती है। यानी कि हम आशा करते हैं कि लोकसभा स्पीकर एकदम स्वतंत्र है, लेकिन कई बार ऐसे मामले हमारे सामने आए कि लोकसभा स्पीकर मुख्यतः पार्टी का ही भाग लेता है, पार्टी का ही पक्ष लेता है। हालांकि वेटरन में लोकसभा स्पीकर के पास एक अलग बात है। वेटरन में परंपरा यह है कि लोकसभा स्पीकर का कोई दल नहीं होगा। लोकसभा स्पीकर जब भी सदस्यता लेता है वो त्यागपत्र उसको देना पड़ता है। भारत में लोकसभा स्पीकर अब किसी सदस्य जब भी सदस्यता लेता है, वो अध्यक्ष बनता है, तो वो किसी सदन जो भी राजनीतिक पार्टी है उसको त्यागपत्र नहीं देता, जबकि ब्रिटेन में उसको त्यागपत्र देना पड़ता है।
तो इस आधार पर हमारा स्पीकर की स्वतंत्र रहने की स्थिति थोड़ी कम है। परंतु यदि क्वेश्चन पूछे जाए आपसे कि हमने कहाँ का प्रोविजन की है, तो हम इन प्रोविजनों के आधार पर बता सकते हैं कि हमने ये प्रोविजन है हमारे संसद में, ताकि कोई अध्यक्ष अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकता है। ठीक है ना, तो ये चीजें बेसिकली हैं। इसके अलावा जो हमारा अगला है उसको हम देखेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बेसिक सी चीजें बताई है दोस्तों। टॉपिक हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं कर पाएंगे लोकसभा स्पीकर से। और एक बार समझो क्योंकि इसकी उतनी पावर दी गई, क्योंकि ऑब्वियसली संसद की कार्रवाई अगर ढंग से चलानी है तो उस लोकसभा स्पीकर के पास तो पावर होनी चाहिए। अदरवाइज संसद की कार्रवाई ढंग से नहीं चल पाएंगी तो संसदीय मर्यादा कैसे बनेगी, संसदीय चीजों पर बहस कैसे होगी। और ध्यान रखना, संसदीय बहस है वही लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि संसद नहीं बल्कि लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में अगर बहस सही होती रहे, सब कुछ सही होता रहा, तो डेफिनेटली है कि इससे लोकतंत्र की गुणवत्ता भी बनी रहेगी, और इससे जो बहस है, जो जहां पर लोग अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, वो भी बना रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोकसभा स्पीकर को जो हमने इतनी चीज की है, उसके बावजूद लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो कई बार विवादों में आ जाता है। और विवादों में आने का कारण क्या है कि लोकसभा स्पीकर है वो राजनीतिक हित ज्यादा देखता है, वो पार्टी की तरफ ज्यादा होता है। और आपने देखा होगा, हालांकि ये मुद्दा अलग है, इसको हम बहुत अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि कई बार क्या होता है कि लोकसभा जो अध्यक्ष है उसको दल बदल कानून के अंतर्गत पूरी शक्ति होती है और उसका निर्णय अंतिम होता है। और नियम यह है कि जब तक उसका निर्णय नहीं आता उस मामले में संसद जो इस कोर्ट है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं, जैसे राजस्थान में अगर देखा गया इसमें, तो राजस्थान देखा गया ये था कि स्पीकर है जो राजस्थान विधानसभा का है, उस स्पीकर के द्वारा, ध्यान रखना, जो विधानसभा के स्पीकर है और लोकसभा के स्पीकर सेम पावर है, ठीक है ना। तो जो राज्यसभा का जो राजस्थान में जो विधानसभा का स्पीकर था, जब कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य बाहर चले गए थे छोड़ करके लगभग, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना ये किया उसने कि उसने उन सदस्यों के मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया। उनको सस्पेंड तो कर दिया, उनको नोटिस तो दे दिया, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं लिया। और इससे क्या हुआ कि वो सदस्य सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाते थे, और ऐसी स्थिति में जब बहुमत साबित होना था तो सदस्य के उसमें अयोग्य थे, वो सदस्य अयोग्य थे। तो इस आधार पर तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उसने कांग्रेस की बहुमत को बचाए रखने के लिए जो कांग्रेस के पक्ष में नहीं आ रहे थे उनको सस्पेंड करके रख दिया ताकि बहुमत बना रहे। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा या हाई कोर्ट पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में कि हाई कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता जब तक कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल ना हो, और स्पीकर डिसीजन देता नहीं, पेंडिंग रखता है। तो इससे क्या है कि उस सदस्य को, उस लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा या राज्यसभा जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लोकसभा स्पीकर या जो विधानसभा के स्पीकर है उनको थोड़ी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट भी आया था। हालांकि हमारे यहाँ शक्ति पृथक्करण को स्वीकार किया गया, और शक्ति पृथक्करण में क्या होता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये अपने अपने लेवल पे काम करेंगे, कोई इसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात संसदीय कार्रवाई है उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। और चूंकि लोकसभा स्पीकर का रोल है वो संसदीय कार्यवाही का भाग है, और लोकसभा स्पीकर का रोल चूंकि संसदीय कार्यवाही का भाग है, इसलिए लोकसभा के स्पीकर के रोल में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या मामला, 2006 की बात है, लगभग 2006 की बात है कि ये तो होनो हाल बाद आया था, कि ये तो होनो हाल केस आया था, जिसमें इस केस को थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ ना। इसका बैकग्राउंड क्या है, मामला है कि ये तो होनो हाल विधानसभा के जनरल सेक्रेटरी थे, कि ये तो होनर विधानसभा के जनरल सेक्रेटरी थे, कि ये तो होनो हाल, ठीक है ना। और ये विधानसभा शायद मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, या तो अरुणाचल प्रदेश की थी, मतलब नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट की विधानसभा थी, शायद अरुणाचल प्रदेश की या नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट की ये एक विधानसभा थी। एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है कि विधानसभा कौन थी, तो नॉर्थ ईस्ट के किसी एक स्टेट की विधानसभा थी, और उस विधानसभा का जो विधानसभा सचिवालय थे उसके जनरल सेक्रेटरी थे कि ये तो होनो हाल।
तो हुआ क्या था कि स्पीकर ने कोई डिसीजन दिया, किसने? इस विधानसभा के स्पीकर ने। और वो डिसीजन क्या हुआ था कि राजनीतिक हितों पे ज्यादा था और उसने निष्पक्षता को अनुसरण नहीं किया। इसलिए जो उसने क्या किया, 4-5 सदस्य उनको सस्पेंड कर दिया, उनको भगा दिया। तो ऐसी स्थिति में 4-5 सस्पेंड सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट लगाई और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे ही मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करी और निर्णय दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लोग जो स्पीकर है विधानसभा का, वो स्पीकर इन सदस्यों को पुनर्बहाल करे, क्या करना, पुनर्बहाल करे, ये आदेश सुना करके दे दिया निर्णय। और ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट लोकसभा स्पीकर के नाम से नहीं लिखता लेटर, या राज्यसभा सॉरी विधानसभा के स्पीकर के नाम से लेटर तो लिखेगा नहीं, और वो जनरल सेक्रेटरी के नाम से उसको आदेश देता है कि जनरल सेक्रेटरी और विधानसभा का यही व्यक्ति है, इसको आदेश है कि इसको पुनर्बहाल किया जाए। जब जनरल सेक्रेटरी के पास ये लेटर पहुंचता है, जनरल सेक्रेटरी इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है और डिसीजन के आधार पर इन सदस्यों को हम पुनर्बहाल करना पड़ेगा, इनको दोबारा सदस्यता देनी पड़ेगी। लेकिन इस जो वहां का विधानसभा का स्पीकर था, उसने इस निर्णय को नहीं माना। जो डिसीजन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों के मामले में जो डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया, विधानसभा अध्यक्ष ने मानने से मना कर दिया। और उसने एक ही बात बोली कि ये हमारे आंतरिक जो कार्य प्रणाली है उसका भाग है, और सदन की आंतरिक कार्य प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं माना गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां के जनरल सेक्रेटरी को कोर्ट में बुला लिया कि भाई आपने हमारे जो डिसीजन है उसका डिसऑबे किया है, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, इसके लिए आप पे कार्रवाई होगी। तो किए तो होनोहल जनरल सेक्रेटरी थे, इसने एक बात बोली कि महोदय मेरी कोई गलती है ही नहीं, गलती कौन है? स्पीकर की है, वो उस नियम को फॉलो कर ही नहीं रहा, मेरी क्या गलती है? तो किए तो होनोहल ने फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर रिट लगाई और फिर सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन चला, और तब जाकर के दोस्तों किए तो होनोहल केस मामला सामने आया हमारे सामने। और किए तो होनोहल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें बोली, वो बातें हमें ध्यान देनी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किए तो होनोहल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि माना कि अध्यक्ष स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, और उसको उसके अधिकार, जो सदन की कार्रवाई है उसमें उसको अधिकार है, लेकिन जब वो दल बदल कानून के आधार पर कार्रवाई करता है, तो दल बदल कानून लोकसभा या राज्य विधानसभा की आंतरिक जो कार्य प्रणाली है उसका भाग नहीं है। दल बदल कानून पर निर्णय देते टाइम लोकसभा स्पीकर है या राज्य विधानसभा का जो स्पीकर है, वो अर्ध न्यायिक होकर के काम करता है, वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में काम करता है। और चूंकि क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी का रिव्यू करने की शक्ति मेरे पास है, सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटी है उसका रिव्यू मैं कर सकता हूँ, और इसी आधार पर अध्यक्ष की दल बदल कानून पे डिसीजन देने वाली प्रक्रिया का मैं क्या कर सकता हूँ? रिव्यू कर सकता हूँ। और रिव्यू के दौरान यदि मुझे किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो मैं उस निर्णय को रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने किए तो होनोहल बाद में बोली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई राज्यसभा विधानसभा जो विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर को जो हम शक्ति दे रहे हैं, वो संविधान ने मर्यादाओं के आधार पर दी कि भाई आप आंतरिक रूप से आप अपने जो सदन की कार्रवाई है उसको निष्पक्ष रखें, उसको मर्यादाओं के अकॉर्डिंग रखें, लेकिन आप जब उस पद का दुरुपयोग करेंगे तो आप संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, और संविधान के उल्लंघन को रोकना मेरी जिम्मेदारी है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष है, उसका हम क्या कर सकते हैं? रिव्यू कर सकते हैं। तो दल बदल कानून है, वो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है उसको समाप्त करता है, किसी व्यक्ति की जीवन के मतलब किसी सदन की कार्रवाई को बहुत ज़्यादा बाधित करता है, तो ऐसी स्थिति में निर्णय दे सकते हैं। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये तो होनोहल बाद में स्पष्ट रूप से बोला कि हम सदन लोकसभा जो स्पीकर है, जो राज्यसभा का राज्यसभा में बोल देता हूँ बार बार, लोकसभा और जो विधानसभा का जो स्पीकर है उनकी दल बदल कानून के टाइम पर, ध्यान रखना, दल बदल कानून के टाइम पर निर्णय देते टाइम उनकी प्रक्रियाओं का क्या कर सकते हैं? उनकी प्रक्रियाओं का हम क्या कर सकते हैं? उनकी प्रक्रियाओं का हम रिव्यू कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बोला। इसके अलावा ये मामला थोड़ा और आगे आया। इसमें यह था, ये 2016 का मामला, कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जब सदन में स्पीकर को पद के हटाने के, ध्यान रखना इसमें क्या हुआ था कि कुछ सदन है, कुछ लोकसभा स्पीकर था, उस पर क्या है कि एक कार्रवाई, उस पर एक प्रस्ताव चल रहा था कि उसको पद से हटाया जाएगा। तो जब उसको लगा कि कुछ लोग उसके विरोध में वोटिंग करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कुछ सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जब आपके विरुद्ध अगर कोई पेंडिंग मामला चल रहा है जिसमें आपको हटाने का प्रस्ताव लंबित है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी सदस्य को अयोग्य नहीं कर सकते, ये आपकी अथॉरिटी में नहीं आता, क्योंकि ना तो आप वोटिंग कर सकते हो, ना आप कोई डिसीजन दे सकते हो, और ना ही आप किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हो। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोली थी। ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। तो इस आधार पर हमने स्पीकर की चीज़ों को देखा कि स्पीकर का क्या क्या रोल होता है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट संबंधित मुद्दे आए थे, ठीक है ना। और भी इसकी चीज़ें देखते हैं हम। तो इसको और देखने से पहले आपको पता है कि लोकसभा जो स्पीकर है, स्पीकर के अलावा एक पद और होता है उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष के अगर चयन की मैं बात करूं, तो उपाध्यक्ष का चयन है वो भी सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है, इसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और परंपरा ये बनी रही है कि लोकसभा का स्पीकर विपक्ष का होता है। परंपरा, ध्यान रखना, ये ट्रेडिशन बना हुआ है, कहीं लिखा हुआ नहीं है इसके बारे में कि भाई विपक्ष का ही होना चाहिए। उसमें तो इतना लिखा हुआ है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से एक को स्पीकर के रूप में नियुक्त करेंगे। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक को स्पीकर के रूप में क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। और इसमें क्या है, इस स्पीकर के पास वही है, इसका कार्यकाल 3 आधार पर हट सकता है, मैंने बताया था। एक तो कार्यकाल की समाप्ति होना, एक रिफ्लेक्टिव मेजोरिटी के आधार पर, और एक खुद त्यागपत्र देना। जैसे लोकसभा का हटता है वैसे ही लोकसभा स्पीकर का हटता है, वैसे ही हटता है। इसके बाद लोकसभा स्पीकर है, जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तब सदन की कार्रवाई करता है, सदन की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का ये, उपाध्यक्ष का मेन काम यही है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और यहाँ नहीं मिलेगी आपको, मैं बता देता हूँ उसमें, वो मैंने लिखी नहीं क्योंकि मुझे याद थी, इसलिए मैंने नोट्स में चीज़ों को लिखा नहीं। एक चीज़ और आप होती है, एक होती है लोकसभा में सभापतियों की तालिका। क्या होता है कि देखो सदन की कार्रवाई चलती है, सदन तो 3 महीने 4 महीने 5 लगातार चलते रहते हैं, सदन चलते रहते हैं। और आपको पता है हर दिन जरूरी नहीं कि लोकसभा का अध्यक्ष भी उपस्थित हो, हर दिन जरूरी नहीं कि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित हो। अगर लोकसभा अध्यक्ष है उस दिन तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, अगर उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर दोनों ही किसी दिन सदन की कार्रवाई के दौरान प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर रखी है कि लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सभापति सेलेक्ट होते हैं, 10-15 करके कुछ सदस्य, उनकी एक तालिका है, वो लोकसभा अध्यक्ष खुद नॉमिनेट करता है उनको, और नॉमिनेट करता है 10 सदस्यों को, है ना। और 10 सदस्य क्या है कि जब लोकसभा स्पीकर नहीं है, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं है, तो उस समय लोकसभा की कार्रवाई को इनमें से एक व्यक्ति अध्यक्षता के रूप में करता है। इसलिए आप देखना कि कई बार आपने सदन की कार्रवाई देखी है, और सदन की कार्रवाई में उस टीवी में आप बहस के दौरान देखना कि किसी दिन प्रेसिडिंग ऑफिसर ये है, किसी दिन प्रेसिडिंग ऑफिसर ये है, अलग अलग व्यक्ति आपको प्रेसिडिंग ऑफिसर मिलेंगे। वो क्यों है, क्योंकि उनको सेलेक्टेड करके रखा है, वो सभापति की जो 10 मेंबर की जो लिस्ट है उसमें होते हैं। और उसमें से जब लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर सदन की कार्रवाई में नहीं होता, उस दिन वो क्या करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार राज्यसभा में होती है, सेम टू सेम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये लोग जब लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उपस्थित नहीं होंगे तभी करते हैं। लेकिन यदि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद खाली हो जाता है तब ये अध्यक्षता नहीं करेंगे, तब तो नया कार्यवाहक लोकसभा स्पीकर चुनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये केवल उसी समय काम करते हैं जिस समय स्पीकर तो है लेकिन वो बाहर गया हुआ है, किसी जगह पर, दूसरी जगह पर गया हुआ है, ऐसी वजह से वो सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले पा रहा, तो उसके समय ये अध्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर पद ही खाली हो गए तो उस समय अध्यक्षता नहीं करेंगे, उस समय तो कार्यवाहक स्पीकर का चयन करना ही पड़ेगा। और कार्यवाहक स्पीकर का चयन उस समय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आपको पता है, राष्ट्रपति कार्यवाहक स्पीकर है उसका चयन करता है। तो इतनी चीज हमने देखी। इसके अलावा एक चीज और होती है, आपको पता है विपक्ष का नेता। तो विपक्ष का नेता की अगर बात करूं तो संविधान में कहीं प्रोविजन तो था नहीं इतना, लेकिन सामान्यतः जिस सदन को 10 सीटें प्राप्त होगी टोटल, लोकसभा में जिसको 10 सीटें प्राप्त होंगी, राज्यसभा में जिसको टोटल 10 सीटें प्राप्त होंगी, 10% सॉरी 10 सीटें नहीं 10% सीट प्राप्त होंगी, तभी वो क्या बन सकता है, विपक्ष का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। जैसे 543 है तो राज्यसभा में कम से कम 55 सदस्य होना चाहिए, सॉरी लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होना चाहिए, और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अगर किसी दल के पास होंगे तभी ही वो विपक्ष बनने की योग्यता रखता है।
1977 में पहली बार विपक्ष के पद की वेतन भत्ते इनको डिसाइड किया गया था, उससे पहले नहीं था, है ना। और वर्तमान में अगर इसकी भूमिका देखें तो लोकपाल के चयन वाली कमेटी में विपक्ष का पद शामिल होता है। मानव अधिकार आयोग का जो चेयर वो है, कमीशन है, जो उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति के लिए जो समिति होती है उसमें भी स्पीकर का रोल, ये जो अपोजिशन लीडर इसका रोल रहता है। सीवीसी और सीआईसी जो इनकी नियुक्ति होती है उसकी कमेटी होती है, उसमें भी अपोजिशन का रोल रहता है। तो अपोजिशन का रोल तो है, लेकिन अपोजिशन बनने के लिए आपको योग्यता होनी चाहिए। यहाँ यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट प्री में, जिसमें दिया गया था कि मिनिमम 75 सीट होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मिनिमम 55 सीट होगी तो कोई व्यक्ति विपक्ष का सदस्य बन सकता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बन सकता है। लेकिन हुआ क्या था कि अभी आपने देखा होगा कि कई बार किसी भी सदस्य को विपक्ष का सदस्य बनने तक सीट प्राप्त नहीं होती। जैसे कांग्रेस को पिछली बार प्राप्त नहीं हुई, कांग्रेस विपक्ष नहीं बन पाया, ठीक है ना। तो जब कांग्रेस को विपक्ष नहीं बन पाया तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हमने एक नया पद और बनाया हुआ है, संसदीय समूह। संसदीय समूह क्या है कि विपक्ष के रूप में जब किसी भी सदन को अगर अधिकार नहीं मिलता क्योंकि उसको 55 सीटें नहीं मिलती, तो ऐसी स्थिति में 2-4 सदन जो अलग अलग सदस्य हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, मिलकर के क्या करेंगी, वो एक संसदीय समूह बनाएंगे। इसकी पहचान आपको पता है, 1998 में इसका निर्माण आया था पहली बार, और इसमें यह कहा गया कि इन संसदीय समूह में जो 2-5 सदन के जो लोग होते हैं, मान लो एक पार्टी 2 पार्टी, किसी को 10 मिले, किसी को 20 मिले, किसी को 30 मिले, ऐसे करके जो 55 सदस्य हो जाएंगे तो वो पार्टी फिर विपक्ष के रूप में एक संसदीय समूह का गठन करेगी। तो विपक्ष होता है किसी एक पार्टी का, संसदीय समूह में 2 से अधिक पार्टियां भी इसमें शामिल हो सकती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। इसके अलावा एक थोड़ा बड़ी क्रम आप देख लेना, सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, फिर उपराष्ट्रपति आता है, फिर प्रधानमंत्री आता है, फिर राज्यपाल, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर सीजीआई लोकसभा स्पीकर, और संघ के कैबिनेट मंत्री। ध्यान रखना, संघ के कैबिनेट मंत्री है वो सीएम के बराबर होते हैं या पूर्व पीएम के बराबर होते हैं। और इसके अलावा विपक्ष का नेता। ये समानता इनकी क्या है कि एक अधिकारता, एक हमारी सीनियरिटी क्रम में दिया गया है, कई बार इसको पूछ लेते हैं तो वो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अब हम आगे जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम डिस्कशन करेंगे। अभी हमने लोकसभा के अंतर्गत एक चीज को देखा है, और वो चीज है कि लोकसभा स्पीकर, लोकसभा डिप्टी स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के क्या क्या रोल रहते हैं। इनको मुद्दे वाई आपको समझना है कि प्रशासनिक रोल ये रहता है, अर्धन्यायिक रोल ये रहता है, संसदीय कार्रवाई में रोल रहता है, विधि निर्माण की प्रक्रिया में ये रोल रहता है। ऐसे तो जब भी आपको ध्यान रखना कि लोकसभा के, देखो नॉर्मली सबको पता होता है कि लोकसभा के देश के कार्य क्या है, लेकिन जो अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है उसी को ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो लोकसभा में अध्यक्ष की भूमिका, अगर आपसे पूछे कि लोकतंत्र में क्या भूमिका है, संसदीय शासन में क्या भूमिका है, इनको लेकर क्वेश्चन पूछे तो फिर आपको लिखना है कि देखो विधि निर्माण में इसकी भूमिका देखो कि क्या क्या भूमिका विधि निर्माण में, फिर संसदीय कार्रवाई में इसकी भूमिका देखना है, फिर इसके अलावा कार्यपालिका पर नियंत्रण में इसकी भूमिका, फिर प्रशासनिक कार्यों में इसकी भूमिका, फिर संसदीय मर्यादा में इसकी भूमिका, विशेष अधिकारों में इसकी भूमिका। तो ऐसे मुद्दे वाई मुद्दे आपको टॉपिक लिखना है, ठीक है, तब जाकर के आपका क्वेश्चन हो पाता है। फिर उसमें वही कहानी लिखनी है जो आप पॉइंट वाई लिखते हैं, जो आपको याद होती है। तो अलग से आपको कोई दिक्कत नहीं, बस इसको आपको इस तरीके से, अगर कोई भी टॉपिक है किसी व्यक्ति के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, कहीं पे भी आप उसके रोल और उसकी भूमिका को लिखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाकर के आप ऐसा कर पाएंगे। ये चीज़ें एक सबसे बड़ी बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ हम आगे सेम टू सेम इसी प्रकार से हम उसकी बात करेंगे राज्यसभा के सभापति की। और राज्यसभा के यदि सभापति की हम बात करें तो कोई अलग बात है, राज्यसभा का सभापति की बात करें तो अगर मैं ये बात करूँ राज्यसभा का सभापति, हालांकि ये देख लिया होगा, इसको हमने पहले डिस्कशन कर लिया राज्यसभा के सभापति के बारे में, तो इसको आपको देख लेना। सामान्य उपराष्ट्रपति इसका सभापति के रूप में काम करता है, ठीक है। और एक इसका उपसभापति होता है जिसको राज्यसभा के सदस्य है वो अपने में से चयन करते हैं, और यह सामान्यतः सत्ताधारी दल का ही होता है, जिसको मतलब राज्यसभा में बहुमत होता है, वो उसका उपसभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चयन आपको पता है, इसको हम आगे देखेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया वहाँ देखेंगे। तो इनको भी सेम टू सेम आप एक बार इनको देख लेना, हमने पहले बता दिया है। इसी प्रकार से जैसे लोकसभा में सभापतियों की तालिका होती है, उसी प्रकार राज्यसभा में सभापतियों की तालिका होती है कि जब उपराष्ट्रपति और सभापति दोनों और उपस्थित नहीं होते तो ऐसी स्थिति में कौन इनकी अध्यक्षता करेगा, तो वो चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं।
तो दोस्तों ये चीज़ें हमें अच्छे से देखना है एक एक करके, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और हम इसको समझ पाएँ। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आप इनको बेसिक से देखना है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है, और कोई भी किसी प्रकार कोई डाउट है उसको पूछ सकते हैं। इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, और ताकि आप तक वो चीज़ें पहुँचें। इसी के साथ इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।